Hello students and welcome to our YouTube channel Lesson Point. I am your teacher and today I will teach you chapter 6 of class 6 history textbook, that is Kingdoms, King and the Early Republic. स्टूडेंट, ये हमारी क्लास 6 हिस्ट्री सीरीज की छठी वीडियो है एंड अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन को प्रेस करके वहां पे जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं. आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, बट बिफोर दैट मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट. तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं असल में हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज पढ़ने क्या वाले हैं. देखो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे किंगडम्स, साम्राज्य जो बड़े बड़े होते थे उनके बारे में जानेंगे, उनके राजाओं के बारे में जानेंगे. जो रिपब्लिक होती थी, अर्ली रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए. रिपब्लिक बेसिकली वो होती है वो जगह जहां पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको लोग चुन के बिठाते हैं. जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है, ठीक है. तो उस टाइम पे एक अर्ली रिपब्लिक जब शुरू हुआ था, ये सारा सिस्टम कैसे शुरू हुआ था, शुरुआती तौर पे कैसा दिखता था, वो हम ये सब जानेंगे. बेसिकली हम इस पूरी वीडियो में राजा महाराजा, उनके जो राज्य होता था उन सब के बारे में जानेंगे और उन राज्यों को क्या नाम दिया गया था वो देखेंगे. वो क्या नाम थे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे. पहला टॉपिक होगा हमारा हाउ मैन बिकेम रूलर्स, मतलब कि जो आदमी थे वो रूलर कैसे बने, मतलब कि राजा कैसे बने. वो इसमें उनके बारे में बताया गया, एक राजा की जिंदगी के बारे में बताया गया. कौन कौन से वो यज्ञ करता था, कैसे बना था, उसकी फैमिली की लाइफ कैसी थी, उसकी लाइफ कैसी थी, ये सब हम इसमें जानेंगे. फिर हम जानेंगे वर्ना के बारे में. वर्ना सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है था, मतलब हमारी पास्ट में, जिसमें हमने क्या किया था, लोगों को बांट दिया था. हमने चार अलग अलग वर्णा में एक अलग अलग ग्रुप बना दिए थे और ये बोल दिया था कि ये वाला ग्रुप ये काम करेगा, ये वाला ग्रुप ये काम करेगा. ऐसे हमने काम डिवाइड कर दिया था लोगों का. हम इसके बारे में जानेंगे क्या था ये, अच्छा था, गलत था, क्या था, उसको देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर आता है जनपदास. जैसे कि बच्चों आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था आपको कि जना क्या होते थे, जिसमें वो उस चैप्टर में जिसमें मैं बताया ना कि बुक्स ऑफ बरियल्स हमें क्या बताते हैं, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. उसी में ही मैंने आपको बताया था कि जो बाकी की कम्युनिटी बच जाती थी, जैसे एक हो गया राजा, एक हो गया आपका प्रीस्ट जिसको ब्राह्मण बोलते थे, उसके बाद जो बाकी की कम्युनिटी जो पॉपुलेशन बची उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे जना. ठीक है. और जनपदा मतलब जहां पे वो जन रहते थे, जहां पे उनके पहले पद मतलब उनके जो पैर रखे गए, जहां पे उन्होंने रहना चालू किया, उसको हमने जनपदा बोला. वो हम पढ़ेंगे क्या था वो, उसके बारे में जानेंगे. फिर हम जानेंगे महाजनपदा क्या होते थे. महाजनपदा बेसिकली जो उसके बाद डेवलप हुए, जो कि उनसे बड़े थे लेवल में. ठीक है. उसमें हम दो तीन महाजनपदा की बात करेंगे इस चैप्टर में. फिर हम जानेंगे टैक्स. देखो बच्चों, आज के टाइम में भी हम टैक्स को हर कोई देता है. ठीक है. आप अगर एक अपना 5 रुपए का ओएस का पैकेट भी लोगे या 10 रुपए कुरकुरे भी लोगे, तो उसमें भी आप एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हो. वो कैसे देते हो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे जब आप 7th 8th में जाओगे. लेकिन अभी इतना जान लो कि टैक्स हर कोई देता है, आज भी वैसे ही तब भी दिया करते थे. तो हम ये जानेंगे कि किन किन चीजों पे टैक्स लगा करता था उस टाइम पे. फिर हम देखेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर मतलब जो खेतीबाड़ी थी उस टाइम पे जो होती थी. अभी देखो आप पहले चैप्टर अपना देखो, आप हड़प्पा हो गया, उससे पहले भी पैलियोलिथिक स्टेज जो थी, जब लोग आदिवासी टाइप थे, तब से लेके अब तक कितना फर्क आ गया खेती में. पहले लोगों ने कैसे पत्थरों के औजारों से काम चलाया, बाद में फिर उन्होंने अपने लकड़ी के औजार बनाने लगे, अलग अलग तरीके के औजार बनाने लगे, और ऐसे चलते चलते एक चेंज आया. तो हम उस चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का चेंज क्या था, वो जो हमें इस टाइम में देखने को मिला इन महाजनपदा और जनपदा में. ठीक है. और एंड में हम दो जगहों के बारे में बात करेंगे, मगध और वाजी. ठीक है. इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे. ये दोनों ही एक महाजनपदा थे, इनके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ थे, इनकी कैपिटल क्या थी, इनके राजा कौन थे और ये सारी चीजें. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आगे बढ़ते हैं, और मैं सच कह रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनते रहना. वीडियो भली लंबी हो जाए, एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, इसको नोट करते रहना जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी. पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देख ली तो ये भूल जाओ कि आपके नंबर कहीं पेपर में कटने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो पहले आप आगे बढ़ते हो, अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है हाउ मैन बिकेम रूलर्स. आदमी एक राजा कैसे बने, आदमी उस टाइम पे राजा कैसे बनने लगे. देखो राजा क्या होता है, राजा बेसिकली वो है जो कि उस टाइम के अपने पूरे राज्य को, जो अपनी पूरी उसका अंपायर होगा, जो उसका पूरा किंगडम होगा, उसको चलाएगा. ठीक है. आज के टाइम में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चलाते हैं. वो एक तरीके से कह सकते हैं, उनको राजा कह सकते हैं. हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको राजा कह सकते हैं, वो चलाते हैं. ठीक है. उनको तो हम मोदी जी को तो इलेक्ट करके हम वहां पे भेजते हैं. ठीक है. हमने उनको वोट दिया है. क्या उस टाइम पे भी लोग वोट देते थे? ये बताओ, आपको लगता है कि इतने सालों पहले लोग वोट दिया करते थे?
मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता था। अब ये आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे अगर वोट नहीं देते थे तो लोग फिर वहां पे ये राजा बनते कैसे थे उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ जो लोग थे वो राजा बनते थे कुछ स्पेशल यज्ञ करा के, मतलब हवन करा के। और कौन सा यज्ञ होता था वो आपको पढ़ते हैं, ये जानना पड़ेगा। वो है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में हॉर्स सैक्रिफाइस, मतलब घोड़े को सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाना, घोड़े का सैक्रिफाइस करना। ठीक है, इस नाम को आप याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो पेन, नोटबुक पे अपना पेन लेके, कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसको परफॉर्म करके लोग राजा बना करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में भी पूछा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि अश्वमेध होता क्या है। ठीक है, इधर क्या होता था, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था जंगल में भटकने के लिए। ठीक है, और उसे गार्ड कर रहे होते थे कुछ जो उसी राजा के लोग होते थे, जो आदमी, जैसे मैं हूं, मैंने क्या करा, मैंने एक घोड़ा लिया और उसे छोड़ दिया। ठीक है, और अब उसके साथ साथ मेरे 4 आदमी भी जा रहे हैं। ठीक है, अगर जब वो घोड़ा है भाई, वो तो इंसान है नहीं, उसे तो पता नहीं है कहाँ पे खतरा है क्या है, वो तो ऐसे ही चले जाएगा किसी के भी राज्य में। सोचो मैंने जो घोड़ा पाला हुआ था, जिसको मैंने छोड़ा, वो किसी दूसरे के राज्य में घुस गया, किसी दूसरे के एरिया में घुस गया। ठीक है, जब वो वहां पे जाएगा और वहां के लोग जब देखेंगे अच्छा ये जो जिस का घोड़ा है वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है और अब ये घोड़ा हमारे एरिया में आया है, अगर उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया, अगर उस घोड़े को रोक लिया, तो बेसिकली उस राजा ने मेरे को चैलेंज कर दिया कि मैं तेरे से लड़ाई लड़ूंगा और मैं नहीं मानता कि तू मेरा भी राजा है। ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं रोका और वो घोड़ा वहां से चले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस एरिया से गया और वहां का जो राजा था उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उससे बड़ा हूं और वो मेरी छत्र छाया में मेरे अंडर आ गया। समझ रहे हो बच्चों, बेसिकली मैं उससे बड़ा डॉन बन गया, ये लगा लो। ठीक है, और वो मुझसे छोटा है, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप मुझसे बड़े राजा हो। अगर वो उस घोड़े को पकड़ लेगा तो एक्सेप्ट नहीं करा है, फिर वो लड़ाई लड़ेंगे, ये होता था इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट परफॉर्म दी सैक्रिफाइसेस हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स। मतलब एक स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट होते थे, मतलब ब्राह्मण्स होते थे जो कि ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे। ठीक है, जिनको हम गिफ्ट दिया करते थे, जिनको वो राजा जो थे वो गिफ्ट दिया करते थे। मतलब अलग अलग तरीके की, गाय दे दी, कभी कोई आपको रहने की जगह दे दी, कभी कुछ जमीन दे दी कि यहाँ पे आप खेती बाड़ी करवा सकते हो। ये सारी चीजें होती थी जो कि राजा उन पंडितों को, उन ब्राह्मणों को देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो राजा होता था वो सेंट्रल फिगर होता था, मतलब कि जो भी आपके राज्य में जो भी हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, उसके पास स्पेशल सीट है, उसकी एक अपनी खुद की एक गद्दी होती थी, एक बड़ी सी, मतलब होता है ना सर, वही मैंने आपको पहले बताया था ढोलकपुर था, उसमें जो छोटा भीम का जो राजा था उसका देखा ना सिंहासन कितना मस्त ऊपर बनाया हुआ है, वैसे ही उनके पास भी अपना एक सिंहासन होता था, एक थ्रोन होता था। ठीक है, उनका जो चैरिटर होता था, मतलब जो उनका जो रथ होता है, रथ जो चलाने वाला होता है, साथी जो होता है, वो उनका कंपेनियन होता था, वो उनका साथी होता था। कहाँ पे? बैटल फील्ड में। ठीक है, बैटल फील्ड मतलब जो युद्ध क्षेत्र है जहाँ पे लड़ाई लड़ रही होती थी, वहां पे उनका जो सारथी होगा वो हमेशा उनके साथ रहा करता था। ठीक है, और बाद में जो राजा महाराजाओं की जो ग्लोरी होती थी, जो स्टोरी होती थी, जिससे पता चलता था कि वो कितने महान और कितने पावरफुल थे, उनको वो सबको बताया भी करते थे जो चैरिटर होते थे। ठीक है, जो राजा के रिलेटिव होते थे, जैसे उनके जो बीवी हो गई, उनके जो बच्चे हो गए, बेटियां हो गई, वो कुछ स्पेशल सैक्रिफाइसेस और कुछ ऐसे यज्ञ भी करवा दिया करते थे, मतलब पंडितों को बुलवा के, ब्राह्मण को बुला के। तो ये सारी चीजें से आपको क्या पता चल रहा है? बेसिकली आपको एक राजा की जिंदगी के बारे में पता चला। ठीक है, प्रीस्ट जो होते थे, प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं, वो रिचुअल परफॉर्म करा करते थे और क्या करते थे, जो होली वाटर होता है, जैसे गंगा का जो पानी होता है, जो जल होता है, उसको हम होली मानते हैं, मतलब पवित्र मानते हैं, वो उसका छिड़कावा करते थे ताकि जो जगह है, जो महल है, जो मतलब पैलेस है, वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, और क्या होता था कि वो बाद फिर उनसे गिफ्ट भी लेते थे, मतलब उनको जैसे मैं सोचो एक पंडित हूँ, मैंने जाके एक राजा के घर में जाके, एक उसके पैलेस से जाके हवन करवाया, तो मैं उनके लिए मतलब हवन करूंगा, उस पूरे पैलेस को शुद्ध करूंगा, वहां पे गंगा जल और ये सब छिड़क के, और बाद में वो मेरे को गिफ्ट देंगे। ये प्रोसेस होता था पूरा, मतलब मेरे को मेरी और वो मिलती थी कुछ ना कुछ, जो मैंने सर्विस उनको दी है, प्रोवाइड कराई है, उसके बदले वो मेरे को रिटर्न गिफ्ट देते थे। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल और द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर द किंग। मतलब मैंने आपको बताया ना, विश कौन होते हैं, जो कि आपकी बाकी कम्युनिटी रह गई थी, जैसे जना और विश एक ही माना गया था, एक ही शब्द है, वैसे ही विश और वैश्या जो कि एक तीसरा वर्ण था,
उसके जो लोग थे वो भी कभी कभार ओकेजनली राजा महाराजाओं के लिए गिफ्ट लेके आते थे। लेकिन एक वर्ण ऐसा था जिसको हम बोलते हैं शूद्र, वो एक्सक्लूडेड था इन सभी रिचुअल से। ये जो वर्ण था मतलब यहाँ की, इसमें जो लोग आते थे उन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया था कि वो लोग इस रिचुअल में, मतलब ये जो जैसे हवन हो रहा है या फिर कोई एक शुद्धिकरण का कुछ यज्ञ करवा रहे हैं वो, या अश्वमेध हो रहा है, या कोई अगर ब्राह्मण अगर कोई आके उनको उनके लिए कोई स्पेशल वो करवा रहा है, सैक्रिफाइस करवा रहा है, तो उसमें शूद्रा को आने की अनुमति नहीं थी, मतलब उसमें आ नहीं सकते थे उस इवेंट में। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते थे उसके बारे में हम जानेंगे अभी आगे। तो बेसिकली बच्चों अभी तक आपने जान लिया राजा महाराजा की जिंदगी के बारे में कि वो कौन से यज्ञ करवाते थे उनकी जिंदगी में, उनकी फैमिली क्या क्या करवाती थी, राजा की के पास अपना एक सिंहासन था, राजा का जो सारथी होता था मतलब चैरिटर होता था उसके पास कितनी पावर थी है, वो मतलब उसके हमेशा साथ रहता था। ब्राह्मण जो होते थे उस टाइम पे उनका क्या रोल होता था कि वो हवन करवाते थे। वैश्य और विश्व जो थे वो भी उनके लिए वो गिफ्ट्स और ऑफरिंग लेके आते थे। और जो शूद्रा कम्युनिटी, जो शूद्रा वर्णा के जो लोग थे उनको मना किया हुआ था उन रिचुअल्स में आने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पहला टॉपिक खत्म हुआ कि जो लोग थे वो राजा कैसे बने। ठीक है, और राजा की जिंदगी कैसी थी। अब आगे चलते हैं और जानते हैं वर्ण सिस्टम के बारे में, जो कि मैंने आपको भी बताया था कि उसके बारे में बात करेंगे। 4 तरीके के होते थे। तो अभी आप पहले ये सोचो, आप सोच रहे होंगे कि विश्व और शूद्र असल में है क्या, ये वर्ड क्या है, आपने पहली बार सुना होगा ये बच्चों मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। एज पर लेटर वैदिक बुक्स which were written after ऋग्वेदा, मतलब ऋग्वेदा इससे पहले वाले आप चैप्टर में आपने पढ़ा ना, सबसे ओल्डेस्ट हमारी बुक है। उसके बाद की जितनी भी वैदिक बुक्स थी उनमें प्रीस्ट डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स आर टू बी परफॉर्म्ड एंड सम रूल्स अबाउट द सोसाइटी। तो जो उसमें प्रीस्ट थे उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, रेगुलेशन बताई है सोसाइटी को लेके, और ये बताया कि कोई रिचुअल है तो परफॉर्म कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जब सोसाइटी थी उसको डिवाइड कर दिया। उस टाइम पे जो प्रीस्ट थे उन्होंने बता दिया कि जो सोसाइटी है वो ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्शन में रहेगी, और 4 सेक्शन बना दिए उनके, जो कि थे ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद था आपका क्षत्रिय, उसके बाद था आपका वैश्य, और एंड में था आपका शूद्र। ठीक है, आपको ये चारों वर्ण सिस्टम के ये जो चारों सेक्शन थे इनके बारे में पता होना चाहिए, चारों नाम ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं कि असल में थे क्या, और अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो इन चारों का ना एक अपना खुद का एक अलग सेपरेट फंक्शन था। ठीक है, आगे देखते हैं इन सबके फंक्शन। जो ब्राह्मण थे, मतलब फंक्शन मतलब कि उनकी ड्यूटी जो उनका असाइन हो रखी थी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ये काम करेगा, कोई क्षत्रिय है तो वो ये काम करेगा, ये जानते क्या था। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे उनकी ड्यूटी ये थी, उनका काम ये था कि वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे क्या, वेदास, वेद जो मैंने आपको बताया था ना, 4 वेद पिछले वीडियो में बताए थे, जिनको नहीं पता वो जाके वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे, मतलब यज्ञ करेंगे, बलि चढ़ाएंगे एंड ऑल, जो भी प्रोसेस होता है वो करेंगे, और गिफ्ट्स लेंगे जो कि राजा महाराजाओं को देते थे, ये उनकी ड्यूटी थी। जो क्षत्रिय थे उनका काम था, उनको बोला जाता था कि जब बैटल फील्ड है, जो आपका युद्ध क्षेत्र है, वहां पे आपको लड़ने जाना है। ठीक है, और जब लड़ाई ना हो रही है तो आपको अपना राज्य संभालना है राजा बनके। ठीक है, और वो परफॉर्म कर सकते थे कुछ रिचुअल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं वैश्य और विश्व के ऊपर। ये लोग बेसिकली होते थे फार्मर्स या बिजनेसमैन, या जो हर्डर होते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो कि कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे उस टाइम पे। कोई मटके का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई चांदी का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई लोहे का कोई काम कर रहा है। इन चीजों का जो काम कर रहा है, और जिसकी किसी की दुकान है राशन की, उनको हम वैश्य कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, उन लोगों का काम होता था कि वो बिजनेस करते थे। ठीक है, ये लोग असल में उस टाइम पे रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, फिर आखिर में हमारा जो लास्ट इन्होंने वर्ण बताया था उस टाइम पे, वो था शूद्रा। शूद्रा के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। They had to serve the other 3 varnas and could not perform any rituals. Women were also grouped under this varna sometimes. They were not allowed to study Vedas. क्या हुआ कि जो शूद्रा थे उनको इन्होंने ये बोला कि आप लोग इन तीनों ऊपर के जो वर्ण है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सर्विस करो, मतलब इनकी सेवा के लिए आपको बनाया है, आप हो, आपको कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करना। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आपको यज्ञ परफॉर्म करना है तो आप नहीं करोगे, आप उधर नहीं जाओगे। ठीक है, आप कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, आपको सिर्फ सेवा करनी है। और कभी कभार यही सेम कंडीशन उस टाइम पे औरतों की, विमेन की भी रहती थी, कि विमेन भी अलाउड नहीं थी ये सब चीजें प्रैक्टिस करने के लिए।
ठीक है। उनको ये बोला गया कि आप वेद नहीं पढ़ोगे, कोई भी, जो 4 वेद मैंने आपको बताए थे, है, उनको मना कर दिया कि आप कोई भी वेद नहीं पढ़ सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाद में ही इन्हीं शूद्रा को क्लासिफाई कर दिया गया अनटचेबल, मतलब कि इनके साथ एक छुआछूत जैसी घिनौनी चीज करी गई कि हम इनको छुएंगे नहीं, क्योंकि ये मतलब उनको बोला गया कि ये इनको हम छू देंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गंदे शब्द यूज करे गए उस टाइम पे। ये बोला गया कि ये जो लोग हैं इनको हम छुएंगे नहीं, इनको अनटचेबल बना दिया, मतलब इनको बोला गया कि ये लोग हमसे दूर रहेंगे, हम इनके पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही गलत चीज चालू हुई थी, जो कि अभी भी हमारे समाज में बच्चों है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या ये सही चीज थी या गलत चीज थी जो ये उस टाइम पे बनाई गई, ये जो 4 सेक्शन बनाए गए। तो बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज गलत थी। देखो, आपके साथ जो भी आपके साथ बैठा हुआ है वो हर कोई एक बराबर है। भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं, 2 टांग दिए, 2 कान दिए, सब एक बराबर है। किसी का रंग काला है, जैसे मेरा काला है, किसी का गोरा है, किसी का सांवला है, वो भी सब एक बराबर है। आदमी को बांटने वाला हम कौन है? क्या हमने आदमी को बनाया है? क्या हमने इंसान को बनाया? नहीं। तो हमने क्यों बांटा उस टाइम पे? तो ये गलत चीज थी, और यही फिर जो एक छूत की बीमारी की तरह फैल गई, मतलब कि एक ऐसी चीज जो अनटचेबिलिटी ले आई कि मतलब हम इसको नहीं छुएंगे, जिसने बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं बहुत ही गलत इंपैक्ट डाला हमारी सोसाइटी पे। और ये गलत चीज है, असल में ये नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, हर चीज जो पहले हो चुकी है वो सही नहीं होती, ये चीज गलत है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए ये बात। जब आप कभी जाके आगे क्लास में भी पढ़ोगे, मैम आपको पढ़ाएगी, अगर मैम आपसे पूछे क्या ये चीज जो उस टाइम पे हुई थी, ये वर्ना सिस्टम बनाया गया था, क्या ये सही सिस्टम था, तो आपको इसका एक जवाब देना कि नो, ये सही नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और देखते हैं जनपदा के बारे में। ठीक है, जनपदा क्या था भैया? इसका मीनिंग आपको जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा, मीनिंग है इसका लैंड वेयर द जना सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन। वो जगह जहां पे लोगों ने अपना पैर रखा और वहां पे सेटल डाउन हो गए। पैर रखा मतलब ऐसे जगह पैर नहीं रखना, मतलब कि जहां पे वो गए वहां पे सेटल हुए, वहीं पे उन्होंने अपने घर बना लिए, उनको हमने जनपदा बोला। राजा who performed big sacrifices were now seen as rajas of जनपदा rather than of जना। मतलब जो राजा जो पहले बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते थे, अब उनको जनपदा का राजा बोलने लगा जाने लगा, ना कि जना का। जना कौन था? जना लोग हुआ करते थे। ठीक है, बेसिकली ये बोला जाता था कि ये इन लोगों का राजा है। बाद में ये बोला जाने लगा कि ये जो जनपद है, मतलब जहां पे लोगों ने पैर रखा सेटल हो गए, उस पूरे एरिया को काउंट करा जाने लगा कि ये जो राजा है ये इस एरिया का राजा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ लो बात? कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रॉब्लम हुई मैं नई वीडियो बना के समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको जनपदा का। पहला एग्जांपल है पुराना किला जो दिल्ली में है, वहां पे वो एक जनपदा था। हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, वो एक जनपदा था। फिर अतरंजी खेरा जगह है ईटा के पास उत्तर प्रदेश में, वो भी एक जनपदा था। ठीक है, लोग यहाँ पे झोपड़ियों में रहते थे, हट में, अपने पास आसपास गाय बैल ये सब रखते थे। अलग अलग तरीके के फसलें उगाते थे, जैसे राइस हो गई, वीट हो गई, बार्ले, पल्सेस, ये सब चीजें वो उगाया करते थे। सेसमे, मस्टर्ड और गन्ने की खेती ये सब होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी हमें मिली है उस टाइम के लोगों की, एक पॉटरी मिली है, मतलब एक पॉट बनाने का स्टाइल मिला है। क्या स्टाइल है वो है पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब एक ग्रे कलर का हमें एक पॉट मिला है। देखो अभी जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख पा रहा होगा, आपको ये किस कलर का लग रहा है? वैसे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन ये वैसे भी ग्रे कलर का ही होता था। इसमें क्या होता था, आपकी सिंपल लाइंस बनी होती थी, जिसमें जियोमेट्रिक पैटर्न बने होते थे। मतलब कोई ट्राइंगल बना रखा है, ट्राइंगल में एक डिजाइन बनाया हुआ है, मतलब एक फिगर्स बनाई हुई थी सिंपल लाइन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अब यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, मैप में आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ। देखो, एक आप बिहार की साइड पे जगह देखो, 2 मगधा और वैशाली, आपको ये 2 डॉट लगी हुई होगी, वो जगह दिख रही होंगी। ठीक है, फिर आपको एक बिल्कुल पाकिस्तान की साइड पे तक्षशिला दिख रहा होगा, एक आपको सेंटर में अवंती, उज्जैन, ये सब जगह दिख रही होंगी। असल में ये सारी चीजें हैं क्या, हम ये जानेंगे आप। ठीक है, आगे ये सारी चीजें बच्चों, इनको बोला गया महाजनपदा और जनपदा। अब आप बोलोगे सर जनपदा तो आपने बता दिया, जनपदा तो वो जगह थी जहां पे जनों ने आके पैर रखा अपना और वहां पे सेटल हो गए। एक बड़े बड़े शहर गांव से बना दिए, वहां पे लोग झोपड़े में रहते थे, जानवर पालते थे, खेती वेती करते थे। तो महाजनपदा क्या है? अब तो महाजनपदा क्या है वो बताता हूं।
कुछ जनपदा ऐसे थे जो कि आगे जाके इंपॉर्टेंट हो गए। कब इंपॉर्टेंट हुए? 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले ऐसे कुछ जनपदा थे जो कि एक इंपॉर्टेंट फिगर बन के उभरे सामने, मतलब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पे, है, उनको हमने बोला महाजनपदा। ऐसे जनपदा जो कि इंपॉर्टेंट थे, महा थे, मतलब एक ग्रैंड लेवल पे थे, बड़े थे, अच्छे खासे, ठीक है। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वर फोर्टिफाइड, जिसका मतलब होता है कि किलाबंदी, मतलब ऐसे ज्यादातर महाजनपदा थे जिनमें सब में क्या था, फोर्टिफिकेशन थी, चारों तरफ से किलेबंदी थी। अब आप देखो, ये आपको साइड में एक स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी, ये क्या है, ये ईंटों से बनी हुई एक दीवार है जो कि किले की चारों तरफ घेराव का काम करती थी, एक तरीके से घेर रखा था उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि ये जो फोर्ट्स थे, जो महाजनपदा में हमें फोर्ट मिले हैं, जैसे मगधा हो गया, बाजी हो गया, ये सारे महाजनपदा थे आपके। अब ये पढ़ते हैं कि असल में यहाँ पे फोर्ट बनाए क्यों गए थे, ठीक है। तो उनका कारण क्या था? पहला कारण यह था कि बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। उस टाइम पे सबसे बड़ा खतरा ये रहता था कि भैया अटैक कर देगा कोई, ठीक है, कि कोई अटैक कर देगा, तो इसलिए उन्हें चाहिए थी प्रोटेक्शन। अभी भी जैसे अगर आप ये देखो, एक घर के अंदर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हो क्योंकि आप एक चार दीवारी के अंदर हो, ठीक है बच्चों। लेकिन वही चीज अगर आप बाहर चले जाओगे तो आपको लगेगा यार कोई कुत्ता ना काट ले, कोई बिल्ली पीछे पड़ जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए क्या होता था कि लोग प्रेफर करते थे कि चार दीवारी हो, और चार दीवारी के अंदर वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते थे कि कोई अटैक नहीं कर सकता उनके ऊपर, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है, सच वॉल्स अराउंड द सिटी हेल्प द किंग टू कंट्रोल इट्स पीपल मोर इजीली विद हिज पावर। देखो, अब आपका एक शहर है जो कि चार दीवारी के अंदर है, तो जो राजा होगा उसकी एक सहूलियत मान लो या आसानी मान लो, राजा के लिए आसानी रहेगी उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करके रखना और उनको एक तरीके से कह सकते हैं काबू में रखना, उनके जो सारी मूवमेंट है उन पे नजर रखना। और अगर वो दीवार नहीं होती, लोग इधर उधर दूर दूर होते, तो राजा के लिए उतना ही मुश्किल होता, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद ये थोड़े बहुत ये भी थे कि बिल्डिंग्स सच ह्यूज वॉल नीडेड अ लॉट ऑफ प्लानिंग, रिसोर्स एंड लेबर्स। मतलब ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसमें काफी सारा आपका लेबर भी लगा, आपकी वेल्थ भी काफी खर्चा हुआ, प्लानिंग भी लगती थी, तो ये सब चीजें थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसका, टू कीप द फोर्ट्स एंड सिटी सेफ राजा बिगेन टू मेंटेन आर्मीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इससे पहले आपके जो वो थे राजा होते थे वो डिफरेंट थे। पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया कि जो पिछले चैप्टर में जो राजा थे और आगे जो राजा आएंगे उनमें एक फर्क था। पहले क्या होता था, पहले आपकी आर्मी नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि आर्मी मेंटेन करने लगे राजा। क्यों करने लगे वो देखते हैं। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी मिला करती थी पूरे साल में, ठीक है, और उनको ये बोला गया था कि तुम्हारा काम अब सिर्फ लड़ने का ही है, अगर कभी अटैक होएगा तो तुम्हें लड़ाई करनी है, ठीक है। और सैलरी कैसे देते थे? सैलरी देते थे, एक सिक्का होता था जो कि पंच मार्क्ड होता था, मतलब कुछ उस पर निशान होता था, कुछ भी कह सकते हैं। उस टाइम के राजा की शक्ल होगी या कोई उनका एक एनिमल होगा जो जिसको अपना मानते होंगे प्योर और इंपॉर्टेंट, उसकी पंच मार्क कर देते थे। बेसिकली पंच मार्क्ड कॉइन्स, बेसिकली पंच करते थे, उस पर कुछ एक डिजाइन कुछ ना कुछ होता था, ठीक है, उन कॉइन्स पे उनसे सोल्जर्स को सैलरी मिलती थी। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं टैक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया टैक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे पहले टैक्स लिया नहीं जाता था। ये पहली बार हुआ कि लोगों ने टैक्स देना चालू किया। राजा जब बने, राजाओं ने टैक्स लोगों से लेना शुरू किया, तो वो क्यों किया और कैसे करा, किन किन फॉर्म में राजा टैक्स लिया करते थे, ये जानते हैं, ठीक है। As rulers of Mahajanpada were building huge fort, maintaining big armies, they needed more resources and officials to collect these. अब जो राजा थे, अब राजा तो बन गए भाई, तो राजा बनने के बाद उनको अपने राज्य को दूसरे राज्यों से भी तो बचाना है कि दूसरे लोग अटैक करेंगे, तो उन्होंने आर्मी खड़ी करी उनको। अब फिर उन्होंने अपने किले में चारों तरफ दीवारें भी करवाई ताकि वो सेफ रहे। तो इन सारे कामों में मैंने आपको बताया ना, पैसा तो लगेगा। अब सोल्जर्स को तुम सैलरी दे रहे हो, आप दीवार बनाने में आपके पैसे लग रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे आएंगे कहां से? तो पैसे कहां से आए वो बताता हूं आपको। पहले तो क्या होता था, लोग ओकेशनली गिफ्ट दे जाते थे, लेकिन फिर अब वो गिफ्ट लेना बंद कर दिया। पहले राजा के पास जैसे कोई भी मिलने आता था तो वो उनके लिए गिफ्ट लेके आता था, महंगी महंगी चीजें, पर अब वो चीज बंद हो गई। अब क्या हुआ, जो महाजनपदा के जितने भी राजा थे उन्होंने लेना चालू किया टैक्स।
अब वो कहते थे कि हमें चाहिए टैक्स, और टैक्स हम लेंगे अलग अलग चीजों पे। अब वो कौन सी अलग अलग चीजें थी वो आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रही होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लो अभी साथ के साथ। पहली चीज जिसपे वो टैक्स लेते थे वो थी क्रॉप्स। क्रॉप्स पे कैसे टैक्स लेंगे भाई, फसलों पे कैसे लेंगे, अब ये बताता हूं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टैक्सेस एज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स बैक टाइम। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग अपना एक ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे वो था खेती बाड़ी का, लोग किसान थे उस टाइम पे, फार्मर्स थे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स हुआ, क्योंकि जब ज्यादा लोग किसान, तो सबसे ज्यादा टैक्स भी तो उसी क्रॉप्स, उन्हीं फसलों में से ही तो आएगा। तो क्या होता था, टैक्स फिक्स करा गया 1/6, मतलब जो भी उनकी प्रोडक्शन हो रही है उसमें से वो एक 1/6 हिस्सा राजा को देंगे, ठीक है, जिसको बोला गया भागा, BHAGA। इस वर्ड को याद रखिएगा, भागा या फिर शेयर मतलब हिस्सा। ये बोला गया कि ये जो इतना हिस्सा है ये राजा को आप टैक्स के रूप में दोगे। ये हमें फसलों से मिलता था, क्रॉप से टैक्स मिलता था, ठीक है। अब आगे चलते हैं और क्राफ्ट से देखते हैं कि हमें क्राफ्ट से कैसे टैक्स मिलता था। क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो अपनी लेबर की फॉर्म में आपको टैक्स देते थे। मतलब एक जो वीवर है, ठीक है, मतलब जो चीजों को वीव करता है, बुनता है, उसको क्या करना था, उसको वर्क करना था फॉर अ डे फॉर द किंग, मतलब उसको राजा के लिए काम करना था हर दिन 1 महीने के लिए। मतलब सोचो, मैं काम करता हूं किसका, मैं बनाता हूं मटके, ठीक है, या मैं बनाता हूं चूड़िया या कोई गहने बनाता हूं मैं, ठीक है, मेरा काम ही है, मेरा बिजनेस है। तो अब मैं टैक्स कैसे ले सकता हूँ, क्या मैं राजा को चूड़िया दूंगा, नहीं। मैं राजा के लिए कोई हीरे जवाहरात ये सब चीजें लेके जाऊंगा, नहीं। अब क्या होगा, टैक्स के रूप में मेरे को 1 महीने के लिए हर दिन उनके वहां पे जाके, उनके महल में जाके काम करना होगा। समझ रहे हो आप? तो जैसे अगर मैं मजदूर हूं, मेरे को अगर काम आता है, घर बनाना आता है, मेरे को दीवारें बनानी आती है सीमेंट वेमेंट से, तो मैं वहां पे जाऊंगा और मैं उस जो किले की जो चार दीवारी हो रही थी, फोर्टिफिकेशन हो रही थी, किलाबंदी हो रही थी, मैं वहां पे जाके काम करूंगा। मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को काम करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। इस तरीके से मैं टैक्स दूंगा उनको, ठीक है। फिर आती है हर्डर्स। अब हर्डर्स क्या थे, हर्डर्स को क्या करना था, पे करना था टैक्स। कैसे, एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस के रूप में। मतलब मैं हर्डर हूं, मैंने क्या करा कि मेरे पास भेड़ है काफी सारी, मैं भेड़ों को मतलब मैंने हर्डिंग कर रखी है, मैं उनको चराने लेके जाता हूँ, उनको अपने पास पाल रखा है, मैंने डोमेस्टिकेट कर रखा है। अब जब भेड़ मेरे को रुई देंगी, ठीक है, जब भेड़ों पे से मैं रुई उतारूंगा, तो मेरे को वो रुई उनको दे के आनी पड़ेगी राजा में, राजा को किले में दे के आनी पड़ेगी मेरे को। और साथ ही साथ मेरे को सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट नहीं, मेरे को एनिमल भी दे के आना पड़ेगा काफी बार, कि मैं भेड़ भी दे के आऊंगा राजा को। तो इन तरीकों से लेते थे। और ट्रेड, अब आखिरी तरीका ट्रेड। ट्रेड से कैसे टैक्स मिलता था, टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। मतलब उन चीजों पे टैक्स लगाया जाता था जो कि ट्रेड के थ्रू खरीदे जाते थे या फिर बेचे जाते थे। मतलब जैसे अगर मैं उस टाइम की सोचो, पुरानी किसी दुकान में खड़ा हूं और मेरे को अगर बेचना है कोई मेटल बेचना है, मेरे को ब्रॉन्ज बेच रहा हूं, मैं ब्रॉन्ज से बना हुआ कोई मटका बेच रहा हूं कुछ, तो मैं उस चीज पे टैक्स लूंगा, ठीक है, और वो राजा के पास जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे राजा उस टाइम पे टैक्स लिया करता था। किन किन चीजों पे, आपकी फसलों पे, क्रॉप्स पे, आपके क्राफ्ट पे, आपकी हर्डर जो होते थे उनसे, आपके जो ट्रेडर्स होते थे, इन सभी चीजों से, इन सभी कम्युनिटी से, इन सभी लोगों से टैक्स लिया जाता था। और इन इन चीजों पे, मतलब फसलों पे, आपके लेबर पे, आपके ट्रेड पे, इन सब चीजों पे राजा के पास टैक्स पहुंचता था, जिससे वो अपनी आर्मी को पे करता था, जिससे वो अपना किले को मेंटेन करता था, और दूसरी जितने भी पैसे खर्च करने की जगह होती थी वहां पे वो खर्च करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। तो 2 मेजर चेंज आए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था कि एक प्लो शेयर, मतलब आपको पता है ना प्लो मतलब क्या होता है, हल, जिससे जमीन को टॉयल करा जाता है, खोदा जाता है, उसमें बीज डाले जाते हैं, ठीक है। तो उसका एक इंक्रीजिंग यूज हुआ, और वो सिर्फ प्लो शेयर, पहले तो लकड़ी का भी होता था, लेकिन अब एक नई इंपॉर्टेंट चीज आई, अब लोहे का बनने लगा, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन आया कि व्हाट वर द 2 मेजर चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको बोलना है ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर। मतलब आयरन का जो प्लो था, लोहे का बना हुआ प्लो था, उसका इंक्रीजिंग यूज होने लगा, ठीक है। किस लिए, फॉर टर्निंग हैवी क्ले सॉइल over better than wooden plowshare so that more grain can be produced।
मतलब ताकि ज्यादा गेहूं मतलब ये ज्यादा जो ग्रेन है वो प्रोड्यूस हो सके, और ये एक बेटर परफॉर्म कर रहा था वुडन प्लोशेयर से, जो लकड़ी का प्लोशेयर होता था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था आयरन प्लोशेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला चेंज देखते हैं क्या था। पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है, लोगों ने क्या किया, जैसे पहले क्या करते थे, वो स्कैटर कर देते सीड को, मतलब जैसे जा रहे हैं यू ऐसे यू गिरा दिए सीड। ठीक है, अब उन्होंने वो करना बंद कर दिया। अब वो क्या करते थे, पहले सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे उगाते थे। ठीक है, उन पौधों को उगाते थे, जब वो इतने इतने हो गए जैसे, तो उनको फील्ड में लेके जाते थे, खेत में लेके गए और फिर उनको ग्रो किया जाता था। इससे क्या होता था, उनको एक ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही थी, ज्यादा उनके पास ग्रेन आ रहे थे। ठीक है, तो दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। पहला है ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर, इसमें आयरन प्लोशेयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है, जिसमें हम पहले हम सीड गेरा करते थे सीधा फसल उगाने के लिए जमीन में। अब हमने क्या किया, अब हम पहले सैपलिंग्स मतलब उन छोटे छोटे पौधे उगाए हमने, और फिर उनको हमने जमीन में बोना चालू किया, जिससे हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिली। ठीक है, अब इसमें ये आपके दिमाग में कि करता कौन था सर, आप ये बोलोगे सर ये बताओ ये करते कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वैसे करते तो दोनों लोग थे, मेन एंड विमेन, लेकिन कौन से वाले, क्या ब्राह्मण करते थे, क्या क्षत्रिय वैश्य, नहीं, ये असल में करते थे दासा और दासियों, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताए थे, ये वो लोग थे, वो करते थे। साथ ही साथ एक वर्ड याद रखना, कामाकार्स वर्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्लाइड में भी दिख रहा होगा, सेकेंड लास्ट लाइन में, इनको बोलते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, मतलब वो लोग, जो वो मजदूर जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। अब भैया खुद की जमीन नहीं है तो किसी दूसरे की जाके पे काम कर लेंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ खा लेंगे। तो जो कामकाज जो थे वो ये वही लोग थे जो कि लैंडलेस थे, जिनके पास अपनी खुद की एग्रीकल्चर जमीन नहीं थी, और वो लेबर थे, तो दूसरों की जगह पे काम करते थे। तो कौन कौन करता था ये काम एग्रीकल्चर का, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, जिनको हम कामगार बोलते थे, और दासा और दासियों। ठीक है, और उससे पहले के ऊपर की दो टेक्निक आपको बता दी, जिसमें है ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर एंड सेकंड है पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। तो ये वाला टॉपिक आपका हो गया। और अब फटाफट जान लेते हैं मगधा और बाजी के बारे में। मेरे को पता है बहुत बड़ी वीडियो होगी, लेकिन फटाफट ये जान लेते हैं। ठीक है, मगधा और बाजी पहले तो आप लोकेट करना सीख लेना, जो मैंने आपको पहले मैप पे दिखाया था। देखो फिर दिखा देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे भी मगधा दिख रहा है, बिहार की साइड पे दिखा स्टूडेंट्स, और बाजी भी आपको दिख रहा होगा मगधा के थोड़े से ही ऊपर दिख रहा होगा, ये सारा बिहार वाले रीजन और वेस्ट बंगाल उसके पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और देखते हैं मगधा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले जानते हैं कैपिटल सिटी, मगधा की कैपिटल सिटी क्या थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी महाजनपद थे सबके पास अपनी कैपिटल सिटी थी। जैसे आज के टाइम में इंडिया की दिल्ली है, आप सबको पता होगा, उस टाइम पे भी थी। तो कैपिटल सिटी पहले मगधा की क्या थी, पहले थी राजगृह, राजागृह, जो कि आज के टाइम में राजगीर है बिहार में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मगधा की कैपिटल क्या थी, आप बोलोगे राजागृह। ठीक है, बाद में ये शिफ्ट हो गई, उसी टाइम पे ही मतलब थोड़े दिनों बाद ये शिफ्ट हो गई कहां पे, पाटलिपुत्र। ये अभी प्रेजेंटली पटना में है। ठीक है, मतलब बेसिकली दोनों जगह बिहार के अंदर ही थी, मतलब एक आपकी राजगृह और दूसरी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, दोनों जगह ये आज के टाइम में बिहार के अंदर है। या अगर आप अपने बड़े भाई अपनी बड़ी बहन से पूछोगे तो आपको बता देंगे कि ये कहां पे है नक्शे में। बाकी मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ही लोकेट करो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट नदियां कौन सी थी। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े शहर बने वो सारे नदियों किनारे बसे। ठीक है, तो दो नदी जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी गंगा, आपको पता होना चाहिए, और दूसरी थी सोन। गंगा और सोन नदी के किनारे बसे। अब ये जो नदी थी ये किस काम आती थी, ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि भैया बोट है तो चप्पू तो चलाएंगे ही है। तो यहाँ पे क्या होता था कि नदी में बैठ के लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कोई सामान इधर से उधर लेके जाते थे। ठीक है, ये वाटर सप्लाई के काम आता था, इरिगेशन में। जैसे अगर आप एक खेती कर रहे हो तो गंगा नदी से ही पानी लेके आप उस खेती को कर पाते थे। बेसिकली आप उस एरिया को बहुत ही आइडियल माना गया था, बहुत ही अच्छा माना गया था कि वो ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आ रही है, वो खेती के भी काम आ रही है। वहां पे बड़े बड़े जंगल भी हैं, वहां पे हमें कहते हैं उन जंगलों के अंदर एलिफेंट थे। तो कहते हैं कि अकेला मगधा महाजनपद था मगध के अंदर, जिसके अंदर हमें बहुत सारे एलिफेंट मिले हैं, बहुत सारे एलिफेंट थे उनके पास उस टाइम पे, जिनको वो अपनी आर्मी में यूज करते थे। मैंने आपको बताया ना, महाजनपद अपनी आर्मी रखने लग गए थे खुद की, वो उनको पैसे भी देने लग गए थे, सैलरी। तो उनके पास हाथी हुआ करते थे। ये आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद की कैपिटल क्या है, कि पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, जो है गंगा और सोन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वो नदी का फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन के काम आती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और
एग्रीकल्चर के काम आती थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वहां पे जंगल थे जिसके अंदर हाथी थे बहुत सारे, जो हाथी उस टाइम पे यूज करे जाते थे आर्मी में। ठीक है, फॉरेस्ट से हमें लकड़ियां भी मिलती थी जिससे घर बनाए जाते थे, कार्ट्स बनाई जाती थी, ये रथ बनाए जाते थे, चैरियट्स, और आयरन और इस रीजन में मिलता था जिससे आयरन टूल बनाए जाते थे और उससे जुड़े हुए वेपन। बेसिकली हमें यहाँ पे लोहा मिलता था जिससे हम आयरन के औजार बनाते थे, लोहे के औजार बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो इसके पावरफुल रूलर भी हुए मगध के, जिनका नाम आपको बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। उनके नाम क्या है? एक है बिंबिसार, ठीक है, और दूसरा है अजातशत्रु। इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, बिंबिसार और अजातशत्रु, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना और ये आगे जाके दूसरी क्लासेस में भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं महापद्मा नंदा के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर था मगधा का ही, लेकिन इसमें क्या था, उन्होंने अपना जो कंट्रोल था ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या हुआ इस सब कॉन्टिनेंट का, मतलब ये आपका सोचो, ये आपका एक तरीके से ये आपका इंडिया है, तो और इस साइड पे आपका बिहार है, तो जो इस साइड का है पूरा ये जो रीजन है, ये इस पूरे रीजन तक इन्होंने अपना एरिया फैला रखा था। सोचो आज के टाइम में प्रेजेंट पाकिस्तान और ये सब एरिया इनके अंदर आता था, इंक्लूडेड था किनके? महापद्मा नंदा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर माने गए हैं, किस महाजनपद के? मगधा के। ठीक है, मेरे को पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पेपर में लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, 2300 years ago, Alexander from Macedonia in Europe came to the bank of river Bias, but his army returned fearing vast armies of foot soldiers, elephants, etc. 2300 साल पहले, ये वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इतना पूछते नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट बोले जाते हैं, बहुत महान योद्धा थे वो, मैसिडोनिया के थे, यूरोप में एक जगह है, वहां से वो आए थे पूरा सोच के कि हम पूरी दुनिया पे किला फतह करेंगे, सबको कब्जा करेंगे सबके ऊपर। जब वो जम्मू कश्मीर के एरिया में एक नदी है ब्यास, जब उस नदी किनारे पहुंचे तो वहां से वो उल्टे चले गए। उनके सिपाहियों ने बोला हमें आगे जाके नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? क्योंकि वो कहते हैं कि उस टाइम पे वो डर गए ये सुन के कि भैया इस नदी को पार करके आगे जाके एक ऐसा यहाँ पे महाजनपदा है, एक ऐसा राजा है जिसके पास बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेना है, उनसे वो डर गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको कुछ पता होनी चाहिए। और अब आखिर में हम जानते हैं वाजी के बारे में। ठीक है, वाजी को पहले तो आप अपने मैप पे लोकेट कर लेना, कहां पे है, बिहार वाले रीजन में, मैंने आपको बता दिया। उस टाइम पे उसकी कैपिटल सिटी थी वैशाली, वैशाली नाम से उनकी अपनी कैपिटल थी। अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संगा, उनका एक अपना एक तरीका था एक गवर्नेंस का, जिसमें वो उनका नाम था गना या फिर संगा। अब ये दो वर्ड आपको याद होने चाहिए। देखो मेरे को पता है काफी बोरिंग जा रहा होगा, लेकिन आपको ये ना नाम अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि आप पेपर में तभी लिख पाओगे जब तक आपको ये अच्छे से याद होगा जब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। In a Gana or Sangha, there are not one but many rulers. Sometimes even 1000 people rule together. Basically वहां पे एक राजा नहीं था, वहां पे क्या होता था आपके काफी सारे राजा हुआ करते थे। ठीक है, मतलब और कभी कभार ऐसा भी देखेंगे हजार हजार लोगों की भी मतलब उस टाइम पे बात मानी जाती थी, उनसे पूछा जाता था। ठीक है, गना मीन्स अ ग्रुप ऑफ मैनी पीपल, गना का मतलब ही हुआ कि ग्रुप ऑफ मैनी पीपल। ठीक है, और सभा, संघा का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन और एक तरीके से कह सकते हैं एसोसिएशन, मतलब संघ, जैसे हिंदी का वर्ड होता है ना संघ, तो मतलब गना मतलब ग्रुप और संघा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब जो राजा होता था वो रिचुअल परफॉर्म करता था साथ में मिलके, असेंबली में बैठा करता था जिसमें सारे लोग होते थे, वहां पे लोगों से बातचीत होती थी, सबसे पूछा जाता था, कोई भी काम होना होता तो पहले डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल लिया तो हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं होता था, सबसे पूछता था वो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये था कि विमेन और जो उनके दासा थे, जो शूद्रा थे, जो लोअर वर्ण सिस्टम के थे, उनको अलाउ नहीं था उधर जाना, उनको मना किया हुआ था, वो उस मीटिंग में नहीं जा सकते थे। अब लास्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर संगा। ठीक है, जो राजा थे दूसरे मतलब पावरफुल किंगडम के, उन्होंने कोशिश करी इसको संघा को कॉन्कर करने के लिए, मतलब वाजी महाजनपदा को कॉन्कर करने की, पर वो नहीं कर पाए। द लास्ट संघा वर कॉन्कर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, अबाउट व्हिच वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन नेक्स्ट चैप्टर में, हम आपको बताएंगे। मतलब कि जो हमारा लास्ट संघा जब उसको कॉन्कर करा गया था वो गुप्ता रूलर ने कॉन्कर किया था। अब वो चीज आपके आगे वाले चैप्टरों में, तो मैं अभी कैसे बता दूं, तो मैं आगे ही बताऊंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी पॉइंट को देखते हैं, जो कि है अजातशत्रु एंड वाजी।
ठीक है, बाजी के बारे में मैंने आपको बता दिया और अजातशत्रु को आपको बता दिया मैंने कि मगधा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। ठीक है, अब जानते हैं इनके बीच कनेक्शन क्या है। तो बेसिकली बच्चों अभी हम बात करेंगे दिग्गज निकाय की। ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। ठीक है, फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध के स्पीचेस जो थी ना उनको कंपाइल करके उनको लिखा गया था। कब? 2300 ईयर्स अगो, मतलब 2300 साल पहले ये लिखा गया है। सोचो, इसके अंदर हमें एक जिक्र मिलता है कि अजातशत्रु जो थे, जो मगधा के पावरफुल रूलर थे, वो वाजी पे अटैक करना चाहते थे कि हम इसको अटैक कर लेंगे और इसको अपने अंदर ले लेंगे। उन्होंने अपना मिनिस्टर वासाकरा नाम है, इसको नाम को याद रखना अच्छे से, बुद्धा के पास भेजा। उन्होंने बोला कि आप जाके बुद्धा से बात करके आओ और पता लगाओ कि हम अटैक करें या ना करें, हम कर सकते हैं कि नहीं। तो बुद्धा ने बोला कि क्या वाजी जो है वो अपनी उनकी जो असेंबलीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असेंबलीज हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी, इसमें सबसे पूछा जाता था, क्या वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज कराते हैं? क्या वाजी की जो असेंबलीज है वो जल्दी जल्दी मिला करती हैं, जल्दी जल्दी सेटअप होती है, ज्यादा लोग वहां पे आते हैं, ज्यादा लोगों से उनकी राय पूछी जाती है? ठीक है, अगर हाँ तो आप वाजी पे अटैक मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वाजी प्रॉस्पर करेगा और फले फूलेगा और आगे जाएगा। क्यों होएगा अब बताता हूं। कुछ पॉइंट है बच्चों, आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, followed established rules, respected, supported and listened to their elders. Vaji women were not held by force or captured. चैत्या मतलब एक लोकल श्राइन, मतलब मंदिर की तरह आप लगा सकते हो, were maintained in both town and villages. Wise saints मतलब जो पढ़े लिखे जो साधु वो होते थे, who followed different beliefs are respected and allowed to enter and leave country freely. मतलब जो अलग अलग धर्म में और अलग अलग चीजों में बिलीव करते थे उनको बड़ी इज्जत से रखा जाता था। बेसिकली वो लोग जहाँ पे उनकी असेंबली बहुत जल्दी चला मिला करती थी, वो साथ में मिलकर काम करते थे, रूल्स को फॉलो करते थे, रिस्पेक्ट करते थे दूसरों की, औरतों को जबरदस्ती नहीं रखा जाता था बांध के। इन चीजों को अगर वो कर रहे हैं फॉलो, तो मतलब तुम उन पे अटैक मत करो, क्योंकि वो तुमसे बहुत ताकतवर है। क्योंकि वहां पे वो क्या क्वालिटी दिखा रहे थे, वहां पे वो एक क्वालिटी दिखा रहे थे, एक आदर्श आदर्श एरिया की, आदर्श जगह की, एक आदर्श राज्य की, एक आदर्श महाजनपदा की। तुम उनको अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हर एक चीज है, उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके पास वहां पे हर किसी आदमी को बोलने की पावर है, हर कोई आदमी अपना पॉइंट रख सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए बेसिकली वो अर्ली रिपब्लिक थी, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अर्ली रिपब्लिक के बारे में, क्या होता है रिपब्लिक, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो उनके लिए गवर्न करते हैं, उनके लिए रूल्स बनाते हैं। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि इधर अटैक मत करो वरना तुम हारोगे। तो ये कुछ स्टोरी थी जो कि अजातशत्रु और वाजी से जुड़ी हुई थी। तो बच्चों आपका ये चैप्टर 6 चैप्टर खत्म होता है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। जो भी यहाँ पे आपको स्लाइड में मैंने दिखाया है वो सब अगर आपने नोट कर लिया होगा तो आपके भैया अच्छे नंबर पक्के हैं, आपको अच्छे से चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिल पाए, वो भी मस्त इसको पढ़ पाए। ठीक है, आई होप आप सबको ये पसंद आया ही होगा। बाकी अभी वेट करो, आपके लिए दूसरी वीडियो में बना के लाता हूँ मस्त सी बढ़िया सी, उसको पढ़ना और नई नई नॉलेज और नई नई अच्छी अच्छी चीजें सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, बट बिफोर दैट मैं तो अभी चलता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट। तो चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।